नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर अश्वनी महाजन के पास आए हैं। डॉक्टर अश्वनी महाजन स्वदेशी जागरण मंच के बड़े नेता हैं और ये देश में अर्थव्यवस्था की अच्छी समझ रखते हैं। आपको मालूम है, चुनाव की तैयारियां सब संपन्न हो चुकी हैं। चुनाव 1 जून को संपन्न भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बार का चुनाव आर्थिक एजेंडे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि उनका मानना था कि देश में आर्थिक विकास हुआ है और हर परिवार के हर जीवन में कुछ न कुछ खुशहाली आई है। मैं डॉक्टर अश्वनी महाजन जी से जानना चाहूँगा कि आर्थिक मुद्दे पर चुनाव लड़ने में क्या कठिनाई थी और क्यों विपक्ष जो है वो अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बल्कि चुनाव की घोषणा से पहले उन्होंने यह कहा था कि ये आर्थिक विकास के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन आज इन दिनों आप देख रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, आईडी इन तरह के मुद्दों को काफ़ी प्रमुखता दी जा रही चुनाव में। इसमें किसको दोषी मानते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का अपना एजेंडा बदल दिया है या विपक्ष जो है वो आर्थिक विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता है? देखिए विक्रम जी, यहाँ तक आर्थिक विकास का सवाल है और आर्थिक नीतियों का सवाल है। हम जानते हैं कि पिछले 10 सालों में जो इस सरकार के अंतर्गत, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो ग्रोथ की बात हो, चाहे वो इक्वालिटी की बात हो, चाहे वो गरीबों के लिए घर बनाने की बात हो, चाहे उज्ज्वला के तहत सिलेंडर देने की बात हो, घरों तक पानी पहुंचाने की, बिजली पहुंचाने की बात हो, सब चीज़ों में एक स्पष्ट रूप से ऐसा दिखाई देता है कि पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार ने बहुत बेहतर काम किया और इस कारण से विपक्ष के पास उसकी काट कोई है नहीं। और ऐसे में जब ऐसा विचार आया कि चुनाव लड़ना है तो किसी भी विपक्षी पार्टी के पास इतना दमखम नहीं था कि वो अकेले लड़ सके, तो इसलिए उन्होंने अलायंस की घोषणा की। अलायंस में हम जानते हैं कि किस प्रकार की खामियां हैं, किस प्रकार से असमंजस है और कोई भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट उनके पास नहीं है। तो ऐसे में उनको ये लगने लगा कि विकास के मुद्दे पर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वहाँ वो नहीं ठहरते हैं, चाहे वो गरीबों की उत्थान की बात करें, हम देखते हैं कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो कम आया है और 14 करोड़ लोग मात्र 5 सालों में गरीबी की रेखा से नीचे जो थे वो ऊपर आ गए हैं। जो ओवरऑल खुशहाली सब जगह देखने को मिल रही है। आप नीचे ज़मीन पर जा कर के देखते हैं तो कोई भी अगर ऐसे बातें आ रही हैं कि बीजेपी को अधिकांश लोग वोट देना चाहते हैं, बीजेपी के ये बात कि इस बार 400 के पार, उसका भी कोई उत्तर विपक्ष के पास है नहीं। तो ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले पर हुई, वो उनके एक बड़े नेता थे, अचानक ऐसा लगने लगा कि कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम लोग अलग थलग ना पड़ जाएं, तो उन्होंने इसको बहाना ये बनाया कि ये ईडी के कारण हो रहा है। मैं आर्थिक मुद्दे पर कुछ और आपसे जानना चाहूँगा। 10 साल की सरकार जो है मनमोहन सिंह ने भी चलाई और उनको एक अर्थशास्त्री माना जाता है। क्या कांग्रेस के पास या यूपीए के पास या अभी जो इंडिया गठबंधन बना है उसके पास कोई ऐसे संतुलन वाले आंकड़े नहीं हैं जहां वो बता सकते थे कि 10 साल में मोदी ने इकॉनमी का बेड़ागर्क करते, जैसा वो भाषणों में और उसमें कहते रहते हैं? लेकिन क्या आप आंकड़ों के साथ ये बता सकेंगे कि मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में क्या उपलब्धियां रही और मोदी के शासनकाल में 10 साल की क्या उपलब्धियां रही? देखिए, मनमोहन सिंह को एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली, एक स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था, अटल जी के कुशल शासन के बाद। एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा इससे पूर्व भी नहीं हुआ, उसके बाद भी होना बड़ा मुश्किल है कि 3 साल लगातार हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो सरप्लस में कन्वर्ट हो गया था और महंगाई इतनी कम हो गई थी कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने कम हो गए थे
कि उसके कारण इन्वेस्टमेंट को एक बहुत बड़ा बल मिला। लोगों ने घर बनाए, 5-6% पर लोगों को कर्ज मिलता था। इतने बड़े संख्या में घरों का निर्माण हुआ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना, सड़कें और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना, उसके कारण एक अर्थव्यवस्था में जो गति आई थी उसका लाभ उनको मिला। लेकिन 5 साल पूरे होते होते उन्होंने इस प्रकार की अपनी गतिविधियों को चलाया कि सरकारी धन का दुरुपयोग राइट्स अप्रोच में, यानी लोगों को सक्षम बनाने के बजाय पैसा फ्री में बांटने में उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, और उसका अंतिम खामियाजा फिर जनता को भुगतना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्च करने के कारण उनका जो आर्थिक संतुलन था, राजकोषीय संतुलन था, वो इतना बिगड़ गया। आप देखिए कि 6-7% पर फिस्कल डेफिसिट चला गया, 2 डिजिट में 12-13% पर इन्फ्लेशन चली गई। और आज अगर यदि हम दोनों का कंपैरिजन देखते हैं तो हम देखते हैं कि मनमोहन जी के काल में इन्फ्लेशन रेट जो था एवरेज 8.6% था, और इस सरकार ने उसको मैनेज किया, बेहतर तरीके किया। इस समय जो हमारा एवरेज 10 साल का इन्फ्लेशन का रेट है वो 5.6% है। इसलिए जो लोग महंगाई की बात करते हैं तो लोगों ने कहा कि महंगाई तो आपके ज़माने में ज़्यादा थी, इनके ज़माने में कम है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आपके ज़माने में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता ही नहीं था, इसमें इतना बना है। अगर गरीबी की बात करें तो लोगों के घर पहले कभी बने नहीं थे, अभी 4 करोड़ घर बने। लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन मिले नहीं थे, अभी मिले। इसी प्रकार से बिजली, पानी और सैनिटेशन विशेष तौर पर जो घर घर में जो इस प्रकार से इज्जत घर के नाम पर जो शौचालय बनाए गए, जो महिलाओं की, मैं आंकड़े देख रहा था कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध थे वो आधे से कम रह गए हैं, क्योंकि उसी दौरान वो अपराध होते थे, दौरान वो जो गलत लोग थे वो काम करते थे, वो अपराध कम हुए। मैं थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करना चाहूँगा। भारत की इस समय जो है वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को लोग ले रहे हैं, और बहुत ही जल्दी ये कहा जा रहा है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले में भारत की इस समय ग्रोथ रेट किस तरह से आप आंकते हैं? 7.8% तक लोग बात कह रहे हैं कि जीडीपी की ग्रोथ रेट हमारे पास है। क्या हम कहीं चाइना के साथ खड़े हो सकते हैं इस समय? देखिए, अगर दुनिया की बात करें, जो दुनिया में बहुत अमीर देश अपने आप को मानते थे वो नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हमने इंग्लैंड को पछाड़ करके 5वें स्थान पर पहुंचे और जापान और जर्मनी को पछाड़ करके हम 3रे स्थान पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि उनके यहाँ इन्फ्लेशन रेट इतनी ज़्यादा है, जिसके कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, निवेश वो कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उनकी अर्थव्यवस्थाएं नीचे जा रही हैं, उनकी जनसंख्या भी उनके साथ नहीं है। ऐसे में भारत अपनी, मैंने जैसे पहली बात कही कि इन्फ्लेशन को काबू में रखकर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को काबू में रखकर निवेश को बढ़ावा देने की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत बनने की बात हो रही है। ऐसे सब चीज़ें जो पहले हम विदेशों से आयात किया करते थे वो अब भारत में ही बनाने की बात हो रही है। एपीआई हो, इंजीनियरिंग गुड्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हो, आपका सोलर पैनल्स हो, या तमाम प्रकार की सब चीज़ें, अब तो सेमीकंडक्टर बनाने की बात भी हो रही है। तो ऐसे में भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है, और इस समय चीन से कहीं ज़्यादा हमारी ग्रोथ रेट है। आज पूरी दुनिया चीन के खिलाफ है, सब लोग चाइना प्लस 1 की पॉलिसी पर चल रहे हैं, यानी चाइना से माल नहीं खरीदना, किसी और से माल खरीदेंगे। ऐसे में भारत के लिए तमाम ऐसे अवसर हैं, और भारत के पास प्रतिभा है, भारत के पास युवा शक्ति है, भारत के पास स्टार्टअप्स है, भारत के पास एक, आप देख रहे होंगे, आप तो समाज में घूमते हैं, कैसे लोगों में एक उत्साह जागृत हो रहा है कि यस वी कैन डू इट। जब भारत में प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकसित राष्ट्र बाय 2047, तो सब लोगों को एक विश्वास है कि हाँ, हम बन सकते हैं। तो आप हैं डॉक्टर अश्विनी महाजन, जिनका ज्ञान संसार बहुत ही विस्तृत है, सवाल भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, लेकिन समय का कुछ अभाव है, और आज ये एपिसोड यहीं हम समाप्त करते हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य बताइए, और देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा, और हाँ, सब्सक्राइब करना इसको कभी ना भूलिए। नमस्कार।